बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे मेविश में। उम्मीद है हमें देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। कल जो मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी अपनी ज़बानी शुरू की, वो भी आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर, तो उसी बात को प्यारे बहन भाइयों आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मैंने उस आदमी की जिसके साथ मेरी बहन और मेरा बहन भाई मेरा रिश्ता करने जा रहे थे, मैंने अपने भांजे के मोबाइल में पिक्चर देखी जो मुझे मेरी भांजी ने दिखाई, तो मैं यकीन करें इतनी परेशान हुई कि मेरा दिल करे कि मैं धाड़े मार मार के रहूं। सब्र करने के साथ फिर मैं आकर अपनी बहन के साथ बैठ गई। मैंने अपनी बहन को यही कहा कि आप मेरा इस बंदे के साथ रिश्ता करने जा रही हैं, लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से खुद भी चल सकता हो। तो इस आदमी के साथ आप मुझे जो मतलब पल्ले बांधने जा रहे हैं, इसके बाद मेरी जिंदगी और ज्यादा जलील हो जाएगी। ये आदमी कहाँ से कमाएगा और हमें कहाँ से खिलाएगा। तो मेरी इस बात पर मेरी बहन ने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगी तुम्हें इस चीज से क्या, वो खुद कमाए मेहनत मजदूरी कर सके या ना कर सके, लेकिन उसके जो जवान 2 बेटे सऊदी अरब में खड़े हैं, वो तुम्हारी सारी और तुम्हारे बच्चों की जरूरियात है जिंदगी वो लोग पूरी करेंगे। लिहाजा तुम सब्र और शुक्र अदा करो कि तुम्हें 5 बच्चों के साथ कोई कबूल कर रहा है, वरना आप आज के दौर में तो कवारियां भी रुल रही हैं। 5 बच्चों की माँ को कौन मतलब संभालेगा, जिसके 5 बच्चों की कफालत भी उसे खुद करनी आ जाए। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और मैं मतलब कमरे में जाकर रोने लग गई। जब मैं रोने लग गई तो फिर मेरी बहन मेरे पीछे आई, कहने लगी कि हमारे घर में तो मनूसत फैलाओ ना, अगर शादी करनी है तो करो, नहीं तो भाई अपना रास्ता नापो, अपने बच्चों को उठाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि हम सारी जिंदगी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकते। आगे मेरे बेटे जवान है, हमने अपने बच्चों की भी शादियां करनी है, कल कला मेरी बहुएं आएंगी कि कल कला हमारी बहुएं आएंगी, हमने अपने बच्चों को ब्याहना भी है, शादी भी करनी है। तो हम कौन सा सारी जिंदगी खुद जिंदा बैठे रहेंगे कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को संभालेंगे या तुम्हारी कफालत करेंगे। लिहाजा अगर शादी करनी है तो इसी जगह करो, वरना फिर तुम्हें खुली इजाजत है, तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। तो मैंने कहा कि उस टाइम डिवोर्स मेरी तलाक मेरी भी आपने दिलवाई, वरना जैसे तैसे वो जैसा टूटा फूटा मेरा घर था मैं गुजारा कर रही थी। तो कहने लगी अभी भी तुम्हें किसने रोका है, चली जाओ उसके घर में, वो टूटा फूटा घर उसका अभी भी खड़ा है, जैसे तैसे तुम पहले गुजारा कर रही थी अभी भी कर लेना है। आज के दौर में तो कवारियों को भी रिश्ते शादीशुदा ही मिलती हैं, मतलब कवारी भी बैठी बैठी बूढ़ियां हो रही हैं। तो तुम 5 बच्चों की माँ के साथ कौन ऐसा बंदा शादी करेगा जो तुम्हारे 5 बच्चों का भी बोझ उठाए। तो ये सुनकर मुझे प्यारी बहन भाइयों बहुत दुख हुआ और मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा इसके अलावा अगर आप कहीं भी करेंगे जो मेहनत मजदूरी करने के काबिल होगा बंदा, तो मैं जरूर करूंगी, इस बंदे के साथ मुझे शादी नहीं करनी। जब मैंने ये बात कही तो मुझे आज भी वो टाइम याद है। मगरिब का टाइम था, मगरिब की अजानें हो रही थी और मेरी बहन ने मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े गुस्से में उठाकर गली में फेंक दिए थे और मेरे बच्चों को पकड़कर बाजू से गली में खड़ा कर दिया था कि जाओ निकलो मेरे घर से। जब अपनी ही बहन का ये बुरा सलूक देखा तो रोती हुई मैं अपने बच्चों को लेकर बहन भाई की दुकान पर चली गई, क्योंकि मेरे बहन भाई की दुकान थी। तो मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि भाई देखिए आपकी बीवी ने मेरे साथ ये सलूक किया है। तो वो कहने लगा बीबी ये आप दोनों बहनों का मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अगर जाकर उससे कोई बात करूंगा तो वो मुझसे भी लड़ पड़ेगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी बहन की बात मान लो। तुम्हारे भांजे का भी वो लोग वीजा दे रहे हैं, मतलब उसके जो 2 बेटे उस आदमी के बूढ़े आदमी के सऊदी अरब में थे, बदले में वो मेरे भांजे को वीजा दे रहे थे, इसीलिए मेरी बहन को लालच आ गया था। तो कहने लगा कि कल कला तुम्हारा भांजा जाएगा सऊदी अरब तो वो कमाएगा, फिर तुम्हें अगर वो शौहर तुम्हारा मर भी गया तो वो मेरा जो बेटा दुबई सऊदी जाएगा वो तुम्हें कमा कर जो है ना एक घर ले देगा। मैंने कहा मुझे किसी हाल भी ये फैसला मंजूर नहीं है। लिहाजा फिर मेरा बहन भाई खामोश होके बैठ गया और मैंने रोते हुए बस यही कहा कि मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं है, लिहाजा मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मुझे किराए के पैसे दो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरे बहन भाई ने उस टाइम का 500 पता नहीं 1000 मेरे हाथ पर रखा और मैं अपने बच्चों को लेकर खामोश अड्डे की तरफ चल दी। जब मैं अड्डे पर आई तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से शहर की वैन पर बैठूं, क्योंकि मेरा तो आगे पीछे था कोई नहीं। फिर उसी मुंह से प्यारे बहन भाइयों मैं अपने इसी बस्ती वाले टूटे फूटे घर जो ऑन कैमरा मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मेरे शौहर का जो हिस्सा था अपने बाप की तरफ से, वो तो उसने अपने भाई के हाथों एक कमरा बेच दिया था। ये उसकी माँ वाला टूटा फूटा हिस्सा खड़ा था जिसमें मैं पहले भी रह रही थी। मैं रोते हुए उसी बस्ती में वापस आ गई और मैं जब बस्ती में वापस आई तो मेरे पहले शौहर की जो बहनें थी उनके घर भी उधर ही थे। मैं उनके घर चली गई और मैंने सारी हकीकत जब उनको बयान की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, जैसा तैसा भी हमारी अम्मी वाला टूटा फूटा घर वो आज भी उसको ताला लगा खड़ा है, हम तुम्हें चाबी देते हैं, तुम वहाँ रहो,
बाकी हम तुम्हारे बच्चों की कफालत नहीं ले सकती, हमारे हालात भी तुम्हारे सामने हैं। उनका ये भी मेरे ऊपर एहसान है प्यारे बहन भाइयों के, मैंने उनसे चाबी ली और उस टूटे फूटे घर में आ गई। मैं और मुस्कान उस टाइम एक दूसरे के गले लगकर बेइंतहा रोए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है। मुस्कान की उम्र तकरीबन 9 से 10 साल होगी। मैं रो भी रही थी और उस घर का झाड़ू भी लगा रही थी कि देखे मेरी कितनी बुरी तकदीर थी। जिस घर से मैं जान छुड़ा के निकली थी कुछ सुख की तलाश में, आज मुझे उसी घर में दोबारा आना भी पड़ रहा है। और पता नहीं वो बंदा जो मेरा शौहर है, जिससे मैं तलाक ले चुकी हूँ, अब वो अगर शायद इस घर में दोबारा आ गया इस घर को खुला हुआ देखकर, तो वो मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ पता नहीं कितना बुरा सलूक करेगा। चाहे बेशक वो बच्चों के साथ ना करे, बच्चे उसके अपने सही, लेकिन मेरे साथ पता नहीं वो कैसा सलूक करे। लेकिन फिर भी सब्र के साथ हम दोनों माँ बेटियों ने पूरे घर की सफाई की और हमारे पास 2-4 चारपाइयाँ थी, उनको बेहतर किया, धोया। तो अल्लाह की आस पे हम बैठ गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इसी तरह 3-4 दिन जब गुजर गए तो घर में खाने के लाले पड़ गए। इतना कुछ भी नहीं था। 1 दिन 2 दिन नंदू ने खाना भिजवाया। उसके बाद फिर मुझे खुद ही जदोजहद करनी थी। मैं फिर से निकल पड़ी लोगों के घरों में काम करने के लिए। हाँ, तो जब मैं लोगों के घरों में काम करने गई, किसी के घर से कुछ, किसी के घर से थोड़ा बहुत, इस तरह से मैं जब शाम को ले आई तो मेरे बच्चे भी फिर आज़ाद हो गए है। मुस्कान बेचारी पीछे बच्चों को संभालती थी, तो 10-9 साल की बच्ची के पीछे जो 3-4 बच्चों की जिम्मेदारी में छोड़कर जाती थी, तो बच्चे उसके कंट्रोल से बाहर हो गए। बच्चे भाग जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। और मुस्कान बेचारी भी, मैं उसको स्कूल कैसे पढ़ाती, क्योंकि पीछे अगर घर को ताला लग जाता तो बच्चे अपनी मर्जी से गलियों में रुलते, सर्दी में, गर्मी में। तो इसीलिए मैंने मुस्कान बेचारी को आगे नहीं पढ़ाया। उसको मैंने कहा बेटा तुम अब बच्चों को संभालो माँ बनकर, और मैं एक बाप बनकर इनके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रोजी तलाश करूंगी। लिहाजा मैं लोगों के घरों में काम करने लगी। प्यारे बहन भाइयों, जब मैं लोगों के घरों में काम करने जाती थी, कभी मैं एक आधा बच्चा मायरा या आजान को साथ ले जाती थी, तो जिनके घर में मैं काम कर रही होती तो वो लोग आगे से तरह तरह की मुझे बातें सुनवाते कि सुबह से अगर बच्चों को लेके आई तो दोबारा हमारे घर नहीं आना, तुम्हारे बच्चे जो शैतान है, शैतानियां करते हैं। इस तरह से जिंदगी गुजरती रही। फिर इस बंदे से, जो बंदा अब मेरा दूसरा शौहर है, इससे मेरा वास्ता पड़ गया। मेरा मोबाइल था मेरे पास उस टाइम नोकिया का, वो खराब हो गया, तो इसकी दुकान पर मैं बनवाने चली गई। जब मैं बनवाने चली गई प्यारे बहन भाइयों, तो इसने मेरे मोबाइल से मेरा नंबर निकाल लिया। उस टाइम मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि मैं अपने मोबाइल, मतलब मेरे हाथ से गिरा तो मेरा मोबाइल खराब हो गया। मैंने सोचा कि इसको बनवा लूँ। जब मैं इसकी शॉप पे बनवाने के लिए गई तो इतना दिमाग ने काम नहीं किया, या शायद ये बंदा मेरे नसीब में लिखा हुआ था। ये दिन भी बुरे मुझे देखने थे कि इसने मेरी सिम मोबाइल में थी, इसने अपने नंबर से मेरे सिम से मैं निकालना भूल गई, या ऐसे समझे ये बुरा इंसान मेरे नसीब में लिखा हुआ था कि इसने मेरा नंबर निकाल लिया। मैं मोबाइल बनवाकर जब शाम को घर आई, ऐसे ही मैं थकी हुई लेटी हुई थी और परेशानी की वजह से मैं अक्सर रोती रहती थी। तो इसकी मुझे कॉल आ गई। मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने तो किसी को नंबर नहीं दिया हुआ, सिर्फ मैं जिनके घरों में काम करती थी उनका मेरे पास मोबाइल में नंबर सेव था कि कॉल करके वो लोग मुझे बुला लेते थे। तो इसी वजह से मैं परेशान हो गई कि ये किसका नंबर होगा। मैंने जैसे ही अटेंड किया तो इसने मुझे आगे से कहा क्या हाल है मसात। तो मैं परेशान हो गई कि मेरा तो कोई मसात ही नहीं है, तो ये कौन है। मैंने कहा देखिए आप जो भी है मुझे तंग ना करें, मैं वैसे ही हालात की मारी हुई और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने कॉल बंद कर दी। इस बंदे ने मुझे दोबारा से कॉलें करनी शुरू कर दी। मेरे पास था मोबाइल नोकिया का, उधर से ब्लॉक वगैरह भी नहीं होता था नंबर। जब इसने काफी देर मुझे तंग किया तो मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। अगली सुबह फिर से मैं अपने लोगों के घरों में जिस तरह से काम करने चली जाती थी, मैं काम करके शाम को थकी और फिर मैं आई। मैंने जैसे ही नंबर ऑन किया तो इस बंदे ने मुझे दोबारा से कॉलें करनी शुरू कर दी और मैसेज भी शुरू कर दिए करने कि प्लीज़ खुदा के लिए 1 मिनट मेरी कॉल उठाओ। जब मैंने उठाई मैंने अपनी ज़िंदगी की टोटल कहानी इसको सुना दी कि देखो मैं हालात की मारी हुई हूँ, लिहाजा मुझे ना सताओ। तो इसने कहा अगर तुम हालात की मारी हुई हो तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, है मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर तुम मेरी बात मानो तो। प्यारी बहन भाइयों, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अगली सुबह मैं इसकी दुकान पे चली गई। जब मैं इसकी दुकान पे गई तो इसने मुझे यूट्यूब चैनल बनाने का मशवरा दिया। मैंने कहा मेरे पास तो पहले नंबर पे टच मोबाइल नहीं है, दूसरे नंबर पे अगर मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं तो मुझे अलिफ बे का भी पता नहीं है। इसने कहा सब कुछ मैं संभालूंगा, अजराए अल्लाह। सिर्फ मैंने जो तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया उसको सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तो इसने फिर इसके पास मोबाइल टच था, इसने मुझे टोटल वीडियोस दिखाई। उस टाइम कोई औरत ही यूट्यूब पे होती थी, चंद ऐसी यूट्यूबर औरतें थी जिनके चैनल उस टाइम अच्छे जा रहे थे, 30,000 25,000 सबके सब्सक्राइबर थे। और उस टाइम अलीजा सहर भी नई इस फील्ड में आई हुई थी, तो उसकी भी इसने मुझे वीडियो दिखाई। मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर मुझे टच मोबाइल भी दो।
तभी मेरे पास जो है ना मुझे आइडिया भी दो, सारा कुछ तरीका कार भी बताओ। इसने कहा तुम बस वीडियो बना के ले आना, एडिट वगैरह करके मैं खुद ही अपलोड करूँगा। इसने मुझे मोबाइल दे दिया और मैं घर वापस आ गई। मैंने घर के काम से फ्री होकर जब शाम के टाइम में तकरीबन मगरिब असर का टाइम था, मैंने मुस्कान को लिया और हमारे घर के साथ पंप था, टोटल पंप, मैं उधर चली गई और मैंने फर्स्ट वीडियो उधर से शुरू की थी स्टार्ट। मैंने उधर जाकर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हम दोनों माँ बेटी खपती रही। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें क्या ना करें। चले 5 से 4 मिनट की जैसी तैसी वीडियो बनाकर मैं आ गई। अगली सुबह फिर जैसे ही मैं काम से फ्री हुई, मैं इसके पास गई। मैंने इसको कहा कि जो है ना ये देखो मैं वीडियो बना तो आई हूँ। इसने कहा ठीक है मैं इसको एडिट करता हूँ। इसने फिर मुझे तरीका समझाया एडिट करने का, अपलोड कर दी।